कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ा समंदर जिसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, यानी इंसानों का समंदर। ये कहाँ पे है? ये इस वक्त नेपाल में हो रहा है। क्या बांग्लादेश वाला खेल एक बार फिर नेपाल में शुरू हो गया है? जनरेशन जेड ये क्यों उतरा है, जानेंगे। सोशल मीडिया बैन के बाद एक बड़ा उबाल नेपाल के अंदर आ रहा है, और क्या ओली सरकार के लिए एक बड़ा खतरा है, उनकी कुर्सी क्या अब हिलने लगी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। एक बड़ा प्रदर्शन नेपाल में क्यों शुरू हो गया है, भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, और भारत ने कौन से एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इंसानों का समंदर, ये समंदर उतरा है नेपाल में, और कुछ कहानी याद दिलाती है ठीक बांग्लादेश की तरह जो जुलाई में हुआ था। इन तस्वीरों में देखिए भीड़ आगे की ओर बढ़ती जा रही है, और ये भीड़ हिंसक हो जाती है। स्थिति ये होती है कि नेपाल को अपनी पुलिस को, अपनी सेना को उतारना पड़ता है। सेना बैरिकेड लगाती है और भीड़ बैरिकेड तोड़ देती है। मामला तब गंभीर हो जाता है। शुरू में तो सब कुछ शांतिपूर्ण ही था, लेकिन मामला गंभीर हो जाता है कब? जब भीड़ बढ़ती है संसद की तरफ। कुछ वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को पहले आप देखें। क्राउडलाई नै कन्ट्रोल गरिरहेको छ क्या अहिले। यहाँ हेर्नुहोस् है, आए यताबाट आए। सी आए तर एग्रेसिभ त जानै पर्छ आज क्राउड, मलाई त त्यस्तो लाग्छ कि। अब ये जो वीडियो आपने देखा, ये भीड़ बेकाबू हो जाती है, और बेकाबू होकर ये पहुंच जाती है संसद भवन के पास। लेकिन संसद भवन के सामने सेना खड़ी रहती है, और फिर सेना यहाँ पर वाटर कैनन, आंसू गैस वगैरह छोड़ने लगती है। अब ये सारा मामला हो क्या रहा है, और क्या इस आंदोलन को किसी ने हाईजैक तो नहीं कर लिया है? हुआ क्या है, अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया बैन लगाया गया। 26 प्लेटफॉर्म को बैन किया गया नेपाल के द्वारा, और ज्यादातर कौन से प्लेटफॉर्म थे? यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर यानी कि एक्स, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर ध्यान से देखें तो ज्यादातर वो प्लेटफॉर्म थे जो अमेरिकी कंपनियों के हैं, और कुछ चाइनीज कंपनियों के भी थे। लेकिन जो मेन चाइनीज कंपनी है, टिकटॉक वगैरह, वो पहले से ही फ्री थे। अब फ्री क्यों थे, इनको बैन क्यों नहीं किया गया? तो इसके पीछे कारण ये था कि काफी समय पहले ही नेपाल की सरकार ने कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रजिस्टर्ड कर लें, और एक अफसर की तैनाती करें जो कि जिम्मेदारी ले। कुछ गलत और भ्रामक खबरें भी अगर सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं तो उनके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक डेट रखी गई, टिकटॉक वगैरह ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन कथित तौर पर फेसबुक, यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म 26 प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया और सरकार ने यहाँ पर बैन लगा। बैन धीरे धीरे लगने लगा और ये प्लेटफॉर्म बंद होने लगे। प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद जनरेशन जेड यानी 1995 से लेकर 2000 के बीच में जो पैदा हुए बच्चे हैं, जिन्हें नवयुवक कहें, उन्होंने आंदोलन चलाने का सोचा कि नहीं, हमें ये सारे प्लेटफॉर्म वापस मिलने चाहिए, और इसके लिए ये उतरे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन फिर ये मामला थोड़ा बदल गया। कई लोगों ने तो यहाँ पर सपोर्ट करा कि हाँ जी, जनरेशन जेड की ये मांग है, और जनरेशन जेड मतलब 1995 के इधर जो पैदा हुए हैं और साल 2000 के बीच में, तो ये जनरेशन जेड के लोग कहला रहे हैं। ये अपनी मांग के लिए उतरे थे। अब क्यों उतरे थे, इसके पीछे कारण समझिए। इसकी बीज बुआई ना आज से नहीं, लेकिन पहले से ही होनी शुरू हो गई। दरअसल टिकटॉक प्लेटफॉर्म में इधर कुछ समय से एक ट्रेंड चला हुआ था नेपाल में, और ये था नेपो किड, ये कहकर एक ट्रेंड चला था। इस ट्रेंड में दरअसल ऐसे वीडियोज निकल कर आ रहे थे जिसमें दिख रहा था कि नेपाल के सरकार के जो बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, उनके बच्चे महंगी छुट्टियां करते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे जब बाहर से आते हैं गुची का बैग लेकर आते हैं और कीमती चीजें लेकर आते हैं, उनके
लाइफ स्टाइल और आम नेपालियों के लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नेपाल एक गरीब देश है और नेपाल से बड़ी संख्या में लोग इधर उधर मेहनत मजदूरी अलग अलग चीजों के अलग अलग कामों के लिए निकलते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी स्ट्रगल कर रही है, मेहनती होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन समस्या क्या है ना, समस्या ये है कि कभी उन्हें एक अच्छी सरकार मिली ही नहीं। और ये सबसे बड़ी सच्चाई। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ये मजदूरी करने के लिए, काम ढूंढने के लिए यूरोप में, एशिया में, कई देशों में आसपास इधर उधर घूमते हैं। तो इनके जीवन में और नेताओं के बच्चों के जीवन में अंतर है। नेता विलासितापूर्ण जीवन में जीते हैं और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है ना, ये नमूना इस जनरेशन ने देखा है। नमूना कैसे, कभी ओली की सरकार बन गई, कभी देउबा की सरकार बन गई, कभी ये गठबंधन टूट गया, कभी उस गठबंधन से जाकर मिल गया, कभी प्रचंड इससे मिल गए, कभी ओली उससे मिल गए। यहाँ पर कोई नैतिकता है ही नहीं। अपनी कुर्सी बचानी है, बाद बाकी किसी के साथ भी समझौता करना पड़े, जो तोड़ जोड़ हो, लेकिन कुर्सी बचनी चाहिए। अब से कुछ समय पहले राजतंत्र की भी मांग शुरू हो गई थी कि हमारे देश में राजतंत्र वापस करो और उसके लिए भी आंदोलन शुरू हो गया था। तब नेपाल की सरकार को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी थी और ओली सरकार कथित तौर पर तब से ही इस चीज को चाह रही थी कि चूंकि सोशल मीडिया में कई बार भ्रामक खबरें आ जाती हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी आ जाती हैं, तो ऐसे में इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि ये बात सही है, ये गलत नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोल तो जरूर रहना चाहिए, पर यहाँ पर मामला विषाक्त इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के आजीविका का साधन था सोशल मीडिया। और दूसरी बड़ी बात ये है कि सरकार ने कोई नया ऑप्शन नहीं दिया, एक साथ अचानक से इसे बंद कर दिया और अचानक से बंद करके कई सारे लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। अब समस्या क्या हुई है, समस्या ये हुई है कि कुछ लोगों का मानना है कि अब ये सोशल मीडिया पर बैन हटाने के बजाय अब हो गया है कि करप्शन है हमारी सरकार के अंदर, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है इस पूरे आंदोलन का, वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बीच से आंदोलन हाईजेक तो नहीं हो गया है, अब यहाँ पर कोई और तो नहीं घुस गया है जो सरकार को बदलने की मांग कर रहा है। हालांकि ये होना ही था, इसलिए होना था क्योंकि बहुत दिनों से ना नेपाल में ऐसे ही खेल चल रहे थे, ये सरकार हटाओ, वो सरकार, जो मैंने कहा तोड़ जोड़ की राजनीति खूब चल रही थी। तो लोगों के मन में एक गुस्सा है और देश आगे बढ़ता हुआ भी उस रफ्तार में दिख नहीं रहा है। अब रही बात भारत पे असर की, तो भारत ने चूंकि हाल में भी घोषणा करी थी कि भूटान और नेपाल से वीजा की जरूरत नहीं होगी, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भारत ने सीमा पर अब चौकन्ना रहना शुरू किया है। एसएसबी वगैरह चौकन्नी है और चौकन्नी होने के पीछे कारण यही है कि ये आंदोलन अक्सर क्या होता है, इस आंदोलन में कई सारे लोग घुस जाते हैं, फिर मामला और बिगड़ता चला जाता है। अभी फिलहाल कहा जा रहा है किसी में एक कोई मारा गया है, किसी में कहा जा रहा है कि नहीं 7-8 लोग मारे गए हैं। तो अब स्थिति देखना होगा नेपाल में आगे जाकर क्या होता है, क्या बांग्लादेश वाला सीन बनता है ओली के खिलाफ, या फिर मामला हैंडल हो जाता है, नेपाल की सरकार सब कुछ हैंडल कर पाती है क्या, ये देखने वाली बात। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।